नमस्ते। कभी सोचा है कि साइंस में कोई बहुत बड़ा आइडिया आए और उसे लगभग 50 साल तक कोई माने ही नहीं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एमेडियो एवोगाड्रो की। एक ऐसी कहानी जहां एक बहुत ही सरल से लगने वाले आइडिया ने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव तो रख दी, पर दुनिया को उसे समझने में, आप यकीन नहीं करेंगे, आधी सदी लग गई। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है। एटम और मॉलिक्यूल यानी परमाणु और अणु, इसमें क्या फर्क है? आज तो ये बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन सोचिए 19वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल एक बहुत बड़ी पहेली बन गया था। और जब तक ये पहेली सुलझी नहीं, केमिस्ट्री की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि ये उलझन थी क्या आखिर। तो बात है 1800 के दशक की शुरुआत की। केमिस्ट्री की दुनिया में ना काफी कंफ्यूजन था। उस दौर के दो सबसे बड़े आइडियाज थे, और मजे की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते थे। एक ऐसा विरोधाभास था जिसे कोई सुलझा ही नहीं पा रहा था। तो ये कंफ्यूजन था क्या? देखिए, एक तरफ थे जॉन डाल्टन। उनका कहना था कि हर चीज एटम से बनी है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरी तरफ थे गै-लुसाक, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि गैसें जब मिलती हैं तो बड़े सिंपल वॉल्यूम रेशियो में मिलती हैं। जैसे पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम हमेशा ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम के साथ मिलते हैं। अब यहां फंस गया पेच। डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से तो 2 और 1 मिलके 1 वॉल्यूम पानी बनना चाहिए था, है ना? पर एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा 2 वॉल्यूम पानी बनता था। अब बताइए ये कैसे हो सकता है? यही वो पहेली थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और फिर इसी उलझन के बीच एंट्री होती है एक इटालियन साइंटिस्ट की, जिन्होंने इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सा सॉल्यूशन दिया। इनका नाम था अमेडियो एवोगाड्रो। देखिए, एवोगाड्रो का सफर कोई टिपिकल साइंटिस्ट वाला नहीं था। उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी लॉ से, मतलब वो वकील बनने वाले थे, लेकिन दिल लगता था साइंस में। तो उन्होंने खुद से ही फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी और फिर एक स्कूल में पढ़ाने लगे। और बस इसी दौरान उन्होंने उस पहेली पर काम करना शुरू कर दिया जिसने पूरी केमिस्ट्री की दुनिया को रोक रखा था। तो साल था 1811। एवोगाड्रो ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और कह सकते हैं कि इसी पेपर में वो चाबी छुपी थी जो केमिस्ट्री के सबसे बड़े ताले को खोलने वाली थी। एवोगाड्रो का सॉल्यूशन हैरान करने वाला सिंपल था। उन्होंने बस ये कहा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो किसी भी गैस का बराबर वॉल्यूम लेने पर उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी हमेशा बराबर होगी। मतलब चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कोई और गैस, इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स। ये एक जबरदस्त आइडिया था, और इसका पूरा राज एक छोटे से फर्क में छुपा था, एटम और मॉलिक्यूल के फर्क में। और यहीं पर एवोगाड्रो का जीनियस सामने आता है। उन्होंने वो फर्क साफ किया जो किसी और को नहीं दिख रहा था, एटम और मॉलिक्यूल के बीच का फर्क। उन्होंने समझाया कि गैसें अकेले एटम्स की तरह नहीं घूमती, बल्कि मॉलिक्यूल्स के रूप में होती हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से मिलकर बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस सिर्फ H एटम नहीं है, बल्कि H2 मॉलिक्यूल है। बस इस एक सिंपल से आइडिया ने पूरी पहेली सुलझा दी। अब साफ समझ आ गया कि क्यों हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम मिलकर पानी के 2 वॉल्यूम बनाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बढ़िया सोल्यूशन के बाद तो एवोगाड्रो रातों रात स्टार बन गए होंगे, है ना? लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। उनके इस बेहतरीन आइडिया को लगभग 50 सालों तक किसी ने भाव ही नहीं दिया। तो सवाल उठता है कि इतना जबरदस्त आइडिया आखिर अनसुना क्यों रह गया? साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे हाथों हाथ क्यों नहीं लिया? इसके पीछे एक नहीं, कई वजहें थी। सबसे पहली बात तो ये कि उस वक्त के साइंटिस्ट्स के दिमाग में एटम और मॉलिक्यूल का फर्क बैठा ही नहीं था, तो उन्हें यह आइडिया थोड़ा अजीब लगा। दूसरी वजह यह थी कि कुछ शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे उनकी थ्योरी से मेल खाते नहीं दिख रहे थे। और सच कहें तो एवोगाड्रो इटली के बाहर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे, तो उनके काम पर किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एवोगाड्रो की जिंदगी में और भी मुश्किलें थीं। वो पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव थे, जिसकी वजह से 1823 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में अपनी प्रोफेसर की जॉब से हाथ धोना पड़ा। यूनिवर्सिटी ने तो ऑफिशियली कहा कि हम उन्हें रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देने के लिए रिलीव कर रहे हैं, जो कि असल में उन्हें नौकरी से निकालने का एक पोलाइट तरीका था। लेकिन कहते हैं ना कि सच की जीत होती है। एवोगाड्रो की थ्योरी को पहचान मिली, पर उनकी मौत के बाद। और इसका क्रेडिट जाता है एक और इटालियन साइंटिस्ट को, जिनका नाम था स्टैनिस्लाओ कैनिज़ारो। तो देखिए, इस आइडिया को मेन स्ट्रीम में आने में कितना वक्त लगा। एवोगाड्रो की डेथ हो गई 1856 में। उसके 4 साल बाद 1860 में स्टैनिस्लाओ कैनिज़ारो ने केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में एवोगाड्रो के काम को सबके सामने रखा और उसे डिफेंड किया। उन्होंने वो सारे कंफ्यूजन्स दूर किए जिनकी वजह से साइंटिस्ट्स परेशान थे। बस वहां से बात बननी शुरू हुई, और फाइनली 1911 में, मतलब एवोगाड्रो के ओरिजिनल पेपर के ठीक 100 साल बाद, उनके काम को ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया। 100 साल।
आज एवोगैड्रो का नाम केमिस्ट्री के एक सबसे जरूरी नंबर के साथ जुड़कर अमर हो गया है, जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये नंबर, जिसे Na से दिखाते हैं, हमें बताता है कि किसी भी चीज के एक मोल में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप इसे एक पुल की तरह समझ सकते हैं, जो एटम्स की उस अनदेखी दुनिया को हमारी देखी दिखाई दुनिया से जोड़ता है, जिसे हम नाप और तौल सकते हैं। और ये रहा वो नंबर 6.022 और उसके आगे 23 जीरो। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। और यही नंबर हमें बताता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स असल में कितने कितने ज्यादा छोटे होते हैं। आज की तारीख में ये नंबर इतना फंडामेंटल है कि इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक डिफाइनिंग कांस्टेंट का दर्जा दिया गया है। ये है एवोगाद्रो की असली लेगेसी। तो आखिर में एवोगाद्रो की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि साइंस में सिर्फ सही होना ही काफी नहीं होता, सही समय पर समझे जाना भी उतना ही जरूरी है। एवोगाद्रो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे, और उनकी कहानी हमें दिखाती है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, ये अक्सर घुमावदार होता है। ये कहानी है धैर्य की, लगन की और आखिरकार एक बेहतरीन आइडिया की जीत की।